इंटरव्यू के सेक्शंस में ये हमारा तीसरा इंटरव्यू है। हमने सबसे पहले कार्तिक कचरे हमारे जो मित्र हैं उनसे एमबीबीएस कर रहे हैं उनसे बात की। दूसरी बात बीदर की एनजीओ, वहाँ पर जाकर हम उनके वो फूड वेस्टेज पर काम करते हैं। सरकारी स्कूलों में जाकर गरीब बच्चों को खाना तमाम चीज़ें जो कपड़े देते हैं उनसे बात की। और तीसरे हमारे मेहमान हैं विश्वजीत, विशाल ऐसी दुनिया को जीतने का ख्वाब रखने वाले विश्वजीत, इनके नाम में ही विश्वजीत है, तो विश्व को जीतना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपना गांव कहाँ है बताइए। जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आपके पॉडकास्ट भी मैंने देखे, अच्छा काम कर रहे हो आप। मेरा नाम है विश्वजीत और मेरा गांव जाते गांव है जो कि अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नामकरण अभी हुआ है, वो अहमदनगर से अहिल्यानगर हुआ है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में है मेरा गांव। जी, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, मतलब स्कूल का नाम? हाँ, और मतलब मेरा क्या था, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक जिला परिषद के स्कूल में पढ़ता था, उधर ही गांव में, मराठी मीडियम में जी। और मतलब क्लास 7th में मुझे हाइड्रोजन और कार्बन ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट पता थे। क्लास 7 तक वो कुछ भी पता नहीं था। हम सेल जो होता है अपना, उसको हम कोशिका बोलते थे। उसके बाद 8th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड तक मैं बारामती में गया, मतलब 2017 में बारामती में गया था मैं। प्राइवेट में सरकारी में? प्राइवेट में। वो प्राइवेट था, वो मतलब इंटरनेशनल लेवल का स्कूल था, अच्छा स्कूल था। उधर जाने के बाद इतना अच्छी तरीके से मतलब हमें नरिशमेंट दिया कि मतलब एजुकेशनली कि बहुत ही बढ़िया। मतलब उधर जीके था, स्पोकन इंग्लिश, लॉ और जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है वो 8वीं कक्षा से ही वहाँ पर मतलब फाउंडेशन लेक्चर लेते थे, जिसका मतलब ओवरऑल हमारी डेवलपमेंट पर बहुत ही मतलब नॉलेज उसके लिए मतलब गेन हुआ, वो उसकी वजह से, फाउंडेशन की वजह से। उसके बाद शायद 9th में लॉकडाउन लगा था ना, तो 9th में लॉकडाउन लगने के बाद हम गांव आए एक साल। उसके बाद फिर से बारामती चला गया मैं, और बारामती में 11th मैंने कंप्लीट की। उसके बाद 12th में मैं लातूर में आया और इधर ट्यूशन एरिया में आरसीसी में एडमिशन लिया था। और उसके बाद से जी हम बात करेंगे। अभी आप जिला परिषद आपने 7th तक जिला परिषद में पढ़ाई की, ऐसा आप बोल रहे हैं। हाँ। वहाँ के अभी जो दोस्त थे आपके, वो क्या कर रहे हैं आज? मतलब जेन्युइनली बताओ ना, वहाँ से 2 मतलब 3 मैं और मेरे 2 दोस्त तीनों ही गांव छोड़कर बाहर गए थे। बाकी के सारे, कोई भैंस के पीछे चल रहा है, कोई ट्रैक्टर पर है, कोई मतलब ये काम ऐसा नहीं कि कम है, लेकिन अपनी करियर में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। डिग्री तक को एडमिशन नहीं लिया, 12th के पेपर भी कई लोगों ने तो दिए नहीं। इसका मतलब मुझे लगता है कि जो चीज़ें होती है कि हमें एक समय पर गांव को छोड़ना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो ये शायद हमें लगता है। और मेरे मतलब एक दोस्त है वो अभी सातारा में है और एक पुणे में है, और मैं, हम तीनों ही मेरे बैच के अभी बाहर है। तो फिर अब वहाँ की लड़कियाँ क्या कर रही, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर 12वीं तक लड़कियों की शादी हो जा रही है। तमाम चीज़ें उस पर बात करना चाहिए। कर्नाटक सरकार, कई बार न्यूज़ में भी आया है, कर्नाटक सरकार बहुत खराब बात है। हम आलोचना हर सरकार की करते हैं, करना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में सरकार के खिलाफ बात करना बहुत ज़रूरी है। और भाई भी लातूर में ट्यूशन एरिया में कई बार लड़कियों के लिए बोलते हैं, ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में जो बैकवर्सी है, सेकेंड टाइप सिटीजनशिप, हम अगर एकेडमिक लेवल पर जाकर बात करेंगे तो तमाम चीज़ें हैं, तो हम बाद में बात करते हैं उन चीज़ों पे। आज विश्वजीत सर से बात कर रहे हैं। विश्वजीत सर, आप बताइए कि आपने स्कूल, आपके क्लास की मैत्रीन मतलब लड़कियाँ क्या कर रही हैं आजकल? जी बिल्कुल। आप कर्नाटक से हो क्या? जी जी। अरे वाह। एक्चुअली मेरे क्लास की जो लड़कियाँ है, मतलब क्लास 7th में मतलब 25% लड़कियों के मैरिज हो गई, मतलब शादी हो गई। क्लास 7th की बात चल रहा है। और जब मैं 7th में था तब, मतलब जब मैं 6th में था तब मेरी एक सीनियर थी 7th में, तो उसकी शादी 7th में कर दी। और उसके बाद अगले ही साल वो मतलब उस प्रेग्नेंट हो गई और उसको बच्चा हो गया, लेकिन मतलब वो शायद उसकी फिजिकल डेवलपमेंट उतनी अच्छी हुई नहीं थी, तो उसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई, मतलब 2 साल के बाद। और अभी और एक उसको शायद मुझे ऐसा खबर मिली कि उसको और एक बच्चा हुआ है, लेकिन ड्यू टू सम मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ इश्यूज, उसकी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं है और
मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन बाकी की भी जितने भी लड़कियां हैं, कई ने 10th तक अपनी पढ़ाई की, उसके बाद शादी की, कई ने 12th तक की, उसके बाद शादी की। तो मतलब जितने मतलब लड़कियों के पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और जो सोशल प्रेशर वहाँ पर होता है कि लड़की को पढ़ाने से कुछ नहीं होता, इसकी शादी करवा दो, इस चक्कर में कई लड़कियों की शादी हो चुकी है उधर। और अभी मतलब मेरे कांटेक्ट में अभी मतलब 1-2 मेरी मैत्रीण है, मतलब जो फ्रेंड है, वो अभी BAMS या फिर BHMS BDS कर रही है, 2-3 होगी शायद। जी। तो फिर आपने जब प्राइवेट स्कूल में, जो आप बोल रहे अच्छे स्कूल में, कॉलेज में आपने पढ़ाई की, वहाँ का माहौल कैसा था? वहाँ के बच्चे, वहाँ के दोस्त आपके क्या कर रहे हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। जब मैंने बारामती में क्लास 8 में 8वीं कक्षा में मैंने जब प्रवेश किया था, तब जाकर मुझे दुनिया पता चली कि विद्यार्थी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से कुछ लड़के CBSE का भी एग्ज़ाम का मतलब उस पैटर्न में पढ़ते रहते हैं। तब जाकर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो फॉर एग्जांपल आप CBSE के पढ़े हुए हो और मैं जिला परिषद का पढ़ा हुआ हूँ, तो उस क्लास में 8वीं कक्षा में इंग्लिश मीडियम में मैंने डायरेक्ट मराठी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच किया था, कारण मुझे ज़रा नॉलेज था ये सारी चीज़ों का। लेकिन जो बच्चा CBSE में पढ़ता था फर्स्ट स्टैंडर्ड से, वो मतलब सेकेंड आया, और उस समय में मैं फर्स्ट आया था हमारी कक्षा में। तो वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा था कि ज़्यादा हम जिस चीज़ को भगवान के समान मानते हैं ना, वहाँ पर उस चीज़ की वैल्यू नहीं है ज़्यादा। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट था। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो। जी बिल्कुल। तो काफ़ी पढ़े लिखे पेरेंट्स है और इतने ज़्यादा डेडिकेटेड है कि अपने विद्यार्थियों का बिल्कुल नुकसान नहीं चाहते। अगर अपन इधर देखें ना ट्यूशन एरिया में, तो मतलब पेरेंट्स को पता भी नहीं है कि उनका बच्चा इधर क्या कर रहा है। तो लेकिन बारामती हो गया, लेकिन जैसे एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उनका इतना ज़्यादा ध्यान होता है बच्चों के ऊपर, तभी जाकर वो बोलते हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बने, मतलब क्या डॉक्टर का डॉक्टर बच्चा ही डॉक्टर बनता है। तो मुझे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्यों ना बने, उस डॉक्टर ने पैसे खर्च किए हैं, वो बात अलग है, पैसे तो आप भी खर्च कर रहे हैं, हम भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो जो पेरेंट है उसके बच्चे के करियर के लिए इतना डेडिकेटेड है वो। ये चीज़ मुझे बारामती में दिखी। मतलब लेडीज़, मतलब जो हमारी माँ होती है वो उधर के बच्चों की, वो डायरेक्टर के साथ झगड़ा कर रही थी कि यार हमारे बच्चे के साथ ये DPP क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं हुआ। दिस टाइप ऑफ डेडिकेशन मतलब हर जगह अगर होगा ना, तो भारत को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। वहाँ का ऐसा आवाज़ उठाने की बात है। आपने कहा कि कोई दिक्कत अपने बच्चे के साथ हो तो वहाँ पर आवाज़ उठाया जाता है, क्योंकि वो हाई लोग थे। हाई लोगों का मतलब मानसिक रूप से, मैं एक साइकोलॉजी का छात्र हूँ, हाई व्यक्ति कोई भी पैसों के हिसाब से नहीं होता है। बिल्कुल पैसा हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जब हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं, तो उसमें कई सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं। आवाज़ उठाने, भारत में हम आवाज़ उठा, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम प्रिविलेज लोग हैं, हम आकर पढ़ पाए, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारे देश में 10वीं में 12वीं में माइग्रेशन होता है। मतलब 10वीं के बाद स्कूल छोड़कर कोई भी काम कर लेते हैं और काम कुछ खास जगहों पर ही करते हैं। इसी में एक सवाल उठता है, अभी हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसमें हमने सरकारी स्कूल की बात की, प्राइवेट स्कूल की बात की, जिसमें महाराष्ट्र में जिला परिषद बोला जाता है। उसके बाद हमने खाई देखा उस चीज़ में, और इसी को मिटाने के लिए हमारी किताबों में, एकेडमिक्स में हमें सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाया जाता है। और उसी में रिजर्वेशन क्यों लागू हुआ, रिजर्वेशन को लेकर जो तमाम गलतफहमियां हमारे देश में है, उस पर हमें तो बात करना ही चाहिए। रिजर्वेशन को लेकर विश्वजीत जी आप क्या सोचते हैं? मतलब रिजर्वेशन ठीक है, गलत है, या फिर आपके हिसाब से जो तरीका चल रहा है इस देश में इससे असहमत, लेकिन रिजर्वेशन से, रिजर्वेशन पर आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, आपने भी मतलब जो बात कही कि हमें अन्याय के खिलाफ या फिर जो अनफेयर हमारे साथ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। तो इसके लिए मतलब विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि कहीं पर भी अगर विद्यार्थियों के साथ कोई अन्याय हो गया हो या फिर कुछ अनफेयर उनके साथ हो गया हो, तो वो आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। लेकिन अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि रिजर्वेशन के ऊपर मेरी क्या राय है जी।
मतलब जो हम एकेडमिक बोल रहे हैं या फिर वो जो तमाम रिजर्वेशन पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर आपके हिसाब? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन जो है वो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एससी कास्ट के हो, मैं ओपन हूँ फॉर एग्जांपल, जी जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे एससी कास्ट वालों को रिजर्वेशन मिले, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे ओपन वालों को रिजर्वेशन ना मिले। मुझे ऐसा लगता है, और मैंने अपने जो जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ व्यक्ति है ऐसे, जिनका मतलब पॉलिटिक्स की वजह से मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो पॉलिटिशियन है मेरे एक फेवरेट, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि रिजर्वेशन या फिर आरक्षण जो है वो किसी मतलब जात की धर्म के इसके पर नहीं होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर होना चाहिए। लेकिन और एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, मेरे जो एससी एसटी कैटेगरी के जो भाई है उनके लिए मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में मतलब 100% सब एक ही कास्ट के, मराठा कास्ट के ही है सारे जी, बस 2 या 3% हो गए जो अलग कास्ट के हैं। तो उसमें से भी एससी कास्ट का एक मेरा दोस्त था, मतलब बचपन में हम बहुत बढ़िया दोस्त थे, लेकिन जब हमें ये कास्ट रिलीजन ये सारी चीज़ें जब पता चलने लगी, और जब हमारे पेरेंट्स ने ये सारी चीज़ें, मतलब हमारे नहीं ओवरऑल महाराष्ट्र के जो पेरेंट्स होते हैं विद्यार्थियों को कहा ना कि नहीं यार ये एससी कास्ट का है तो इससे तू दूर रहे, ये एसटी कास्ट का है तो इससे तू दूर रहा कर। तो इसकी वजह से जो वो बच्चे में जो प्रेशर निर्माण होता है ना, वो आगे जाकर ये सारी सिस्टम के खिलाफ, मतलब उसके मन में ये हमेशा दबका ये रहता है कि यार हमें इन लोगों ने मतलब उस टाइम पर अलग रखा था ये। और मैं अपनी चीज़ बताऊँ तो अभी फिलहाल की सिचुएशन 2024-25 साल हो गया है, लेकिन अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। तो ये शायद रिजर्वेशन शायद ज़रूरी है जो एससी एसटी कास्ट के है, शायद ही नहीं, मुझे लगता है कि ज़रूरी ही है। लेकिन जो मार्क्स में जो रिजर्वेशन होता है एकेडमिकली, शायद वो मतलब वो ज़रा मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो बाकी की नौकरियों में, सरकारी नौकरी में वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा सा बूस्ट मिलना चाहिए एससी एसटी कैटेगरी वालों को। और आई सपोर्ट रिजर्वेशन, बट तब तक ही ये रिजर्वेशन को मैं सपोर्ट करता हूँ जब तक कि मतलब कि उस पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए कि ये एससी कास्ट का है, कितना भी अमीर हो इसको नौकरी मिलने ही वाली है। वो तो आई डोंट सपोर्ट दैट, बट आई सपोर्ट कि एससी एसटी कैटेगरी वालों को जो रिजर्वेशन है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन वो जो और सभी को जो रिजर्वेशन मतलब ये है, आपको बोलने का तात्पर्य समझ रहा होगा, मतलब मैं मराठी में बोलू का एक दो वाक्य नाही हां चले, कोई दिक्कत नाही आहे। ॲक्च्युली मला असं वाटतं की जे आता रिझर्वेशन आहे हे आर्थिकदृष्ट्या दिलं पाहिजे, ना की जात पात बघून दिलं पाहिजे। पण ये आधार बनाव लगते हैं। हम मराठी में स्विच इसलिए कर रहे हैं, मराठी में स्विच नहीं कर रहे, हिंदी में ही बात करेंगे। हिंदी में ही करो आप। जी जी, लेकिन हम भारत में जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, मैं आपसे थोड़ा बहुत असहमत हूँ, थोड़ा बहुत सहमत हूँ, लेकिन इंटेंशन पर कोई शक नहीं है आपके। भारत में कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट है कि आर्थिक आधार पर ही रिजर्वेशन, इनका नहीं है, भारत में बात कर रहा हूँ, आर्थिक आधार पर ही रिजर्वेशन होना चाहिए, जातीय आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आधार बनना भी तो चाहिए। आप एक उदाहरण के साथ हम चलते हैं, कोई ब्राह्मण समाज का गरीब हो और कोई दलित समाज का गरीब हो, क्या इन दोनों का रिलेशन ठीक है? क्या ये लोग एक दूसरे के साथ अन्याय या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे? जब गरीब गरीब नहीं है, गरीबों में भी जातिवाद है, तब मुझे लगता है कि रिजर्वेशन ज़रूरी है। और जो लोगों को लगता है कि आर्थिक आधार पर ही रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको सबसे पहले जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि जातिवाद एकता के बिना कुछ भी नहीं। जब हमारा देश आज़ाद भी हुआ था तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे। तमाम जो हम जो एकता की बात कर रहे हैं, एकता किसी भी समाज के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और जब हम बोल रहे हैं लोकतंत्र में नागरिक, परिवार, समाज, हम तो एसेट है, समाज के व्यक्ति एसेट है। इसलिए आर्थिक लेवल पर रिजर्वेशन, अभी तो मैं इससे असहमत हूँ कि सिर्फ आर्थिक लेवल पर होना चाहिए, लेकिन अगर आगे चलकर हम उस समानता पे आ गए, तमाम प्रकार की समानता के लिए हम जिंदगी जी रहे, लड़ाई लड़ रहे, ज़रूरी भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जातिवाद खत्म हो जाएगा तब इस तरह जातिगत रिजर्वेशन नहीं रहेगा और आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इस पर मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दलितों के लिए किया है जी उसको हम कभी नहीं भूल सकते, ये बात उतनी ही सही है। और मैं आर्थिक मतलब इन द सेंस वो बोल रहा हूँ कि अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो फॉर आपके अगर दोस्त है SC ST कैटेगरी के है, पूरे धर्म के हैं। हाँ, तो हमारे भी है, बट वो अगर उनको देखा जाए तो उनके मतलब बचपन से ही उनके इन्वायरमेंट को और ये सारी चीज़ों को देखा जाए ना, तो ऐसा लगता है कि वो खुद को इन्फीरियर फील करते हैं अंदर ही अंदर। अभी हमारे हॉस्टल में एक लेडीज है जो काम करती है, जो कि SC कैटेगरी के है, तो मतलब उसको आपको लेबर लॉ का तो पता ही होगा कि संडे को छुट्टी मिलनी ही चाहिए। जी मिलनी चाहिए, 8 घंटे काम होना चाहिए। हाँ। 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम करे तो उस पर एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। वो 8 घंटे से ज़्यादा लेबर लॉज फॉलो नहीं होते हैं हमारे देश में। नहीं, वो आपको बताता हूँ ना अभी। जी बताइए। वो भाई उसको मतलब उन जो मैडम है वो जो काम करती है हॉस्टल पर, मतलब झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें, तो उनको उनकी मूलभूत हक जो है वो ही नहीं पता। उनको मतलब 30 डेज एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, और अगर किसी दिन छुट्टी चाहिए भी तो उस दिन का मतलब पैसे कट कर देते वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिन्हें जो किया है दलितों के लिए, अभी फिलहाल उसको हमें और ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए। और मूलभूत गर्जा जो है, मतलब मूलभूत जो हक है, वो सारे लोगों को पता चलनी चाहिए। अब उसके मन में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर मैं इसके खिलाफ विद्रोह करूँगी, अगर ये काम से निकाल देगा तो मैं आगे जाकर क्या करूँगी, क्या करने वाली है, मतलब ऐसा सारी चीज़ें हो रही है अभी फिलहाल। तो उसके लिए तो रिजर्वेशन मतलब भगवान के समान में ही है, क्योंकि उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उसकी लाइफ भी ऐसे ही होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए ठीक है रिजर्वेशन। और अगर दूसरा देखा जाए तो मेरा एक दोस्त है SC कैटेगरी का, डॉक्टर है उसके पिताजी, तो अभी वो मतलब उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ 500 मार्क मिले, अगर मैं नीट में पा लूँगा तो मुझे MBBS का सीट मिल जाएगा, इसलिए वो पढ़ नहीं रहा। मतलब तो ऐसे इस कंपैरिजन में मैंने कहा था कि आर्थिक दृष्टया रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। जी मैं सबसे पहले हम रिजर्वेशन के समर्थन में है, लेकिन रिजर्वेशन में किसी गलत व्यक्ति को फायदा ना पहुंचे, यही हमारा हम दोनों का भी राय आपके सामने है। बाकी अब जो कंट्रोवर्शियल चीज़ है, कंट्रोवर्शियल नहीं है, हम सबके जीवन के ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन तमाम तरीके हैं। जब हम एकेडमिक जगत की बात करते हैं, जब हम शिक्षित लोगों की बात करते हैं, उनकी राय में कुछ अलग चीज़ें हैं। जब गांव में जाते हैं वहाँ पर कोई अलग चीज़ें हैं। इस पर हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे। भगवान को मानते हैं क्या आप? जी मैं बिल्कुल भगवान को मानता हूँ। भगवान को मानता ही नहीं, भगवान को मैंने एक्सपीरियंस किया है। और भगवान इतनी ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है ना भगवान के पास। मतलब भगवान को जो मानते हैं, अभी क्या हो गया ये पॉडकास्ट मतलब हिंदी में है और मेरी हिंदी थोड़ी ऐसी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरी मातृभाषा भी मराठी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। लेकिन भगवान को मैं मानता हूँ और हमेशा मानता रहूँगा। जी मतलब किस धर्म क्या है आपके हिसाब से? धर्म मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मराठी में एक पोएम है, माणसाने माणसाशी माणसासंग वागावे। धर्म मेरे लिए यही है, यही लाइन है मेरे लिए। जी धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, भारत में जब भी इलेक्शंस आते हैं तब धर्म की बात आती है, हम खतरे में है, तुम खतरे में है। इस पर मुझे बहुत ही मतलब मेरा अंदर में ऐसी चीज़ें दबी हुई है कि ये क्वेश्चन कब आता है, कौन मुझसे क्वेश्चन पूछता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल विधानसभा की इलेक्शन है जी, आप मराठा कास्ट के हो, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मराठा कास्ट का हूँ और आगे मैं दलित हूँ। अरे मतलब वैसा नहीं बोल रहा मैं दलित नहीं दलित तो मतलब एग्जांपल्स की बात हो रही है सर। ठीक है, आप मराठा हो, मैं दलित हूँ, ऐसा समझिए। जी तो अभी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं डिग्री है मेरे पास, आप सिर्फ मराठा हो, आपके पास कोई डिग्री नहीं, आपका एजुकेशन भी कुछ नहीं हुआ, आपकी कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि क्या बोलते उसको क्वालिफिकेशन तो बोलते हैं उसको, लेकिन उसको डिजर्विंग कैंडिडेट आप नहीं हो। लेकिन क्योंकि आप मराठा हो इसलिए महाराष्ट्र में मोस्ट ऑफ द MLAs जो है वो
इलेक्शन विन कर लेते हैं और सिर्फ उनका एक ही नारा होता है कि हम हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं भी मतलब हिंदुत्व को प्रमोट करता हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी सदस्य हूँ मैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जिस विधानसभा के जो क्षेत्र है उसमें हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, उसमें स्कूल अच्छा नहीं है, उसमें ट्रांसपोर्ट की जो सिस्टम है, पब्लिक रोड्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें अगर अच्छी नहीं है, 5 साल आपने उनको टाइम दिया है, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई, तो आप क्या करने वाले, धर्म का, जात का क्या करने वाले हो? अगर फॉर एग्जांपल आप, मेरी वाइफ है और उसको बच्चा हुआ है, मैं मिडिल क्लास हूँ, और मुझे अगर मेरी वाइफ को, बच्चे को, उसको अगर दूध पिलाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो होता है उसको बस स्टैंड बोलते हैं आप, बस स्टैंड पर ऐसी सुविधा तक नहीं है कई तालुकों में, कई जिलों में, कि अपनी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाए। तो मतलब ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है, और कई लोग धर्म में, जाति में, फॉर एग्जांपल मैं मराठा हूँ तो मैं मराठा उम्मीदवार को ही मतदान दूंगा, इसमें ही फंसे पड़े हैं। ये चीज़ हम सबको मिलकर, आप जैसे, मुझ जैसे मिलकर, सारे यूथ को मिलकर चेंज करनी चाहिए। जिस जिले का, जिस तालुके का प्रशासन, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सेक्टर में, एजुकेशन सबसे टॉप पर जिस तालुके का, जिस जिले का होगा ना, वो शायद हमें पूरे देश में क्या बोलते उसको, वर्ल्ड पावर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दैट इज़ माई ओपिनियन अबाउट। बिल्कुल, विश्व गुरु बनाने की बात तो मोदी जी हर भाषण में करते हैं, लेकिन असल में विश्व गुरु हम तभी बन पाएंगे जब एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चा करेंगे। हम दिल्ली से कभी कभार नारे सुनते हैं कि बजट का 10वां हिस्सा एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, नारा याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज भी 6%, 4% ही एजुकेशन पर खर्च होता है, 18% जीएसटी एजुकेशन पर लगा हुआ है। तो ये एक ज़रूरी बात है, जिस देश में एजुकेशन नहीं होगा, शिक्षा से ही तो व्यक्ति आगे काम कर पाएगा। विश्वजीत सर, आपको लग रहा हो कि ये बीच बीच में राय दे रहे हैं? नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जितनी राय दोगे ना, आपको उतना ही मतलब आगे वाला भी आपको समझेगा, अच्छा बंदा है ऐसा। तो मैं आपको बहुत डीप इसके साथ सुन रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। जी जी बिल्कुल। तो यही बात है, एजुकेशन पर खर्चा होना चाहिए। हम धर्म के मुद्दे पर थे, और धर्म इंसान को मुक्ति की बात करता है, उसको मुक्त करने की बात करता है। मुक्ति का सेंस तमाम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तौर पर बताया है। मुक्ति है, जैसे पेड़ का एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो पेड़ जिस तरीके से उगता है, उसकी जो प्रकृति है उसके हिसाब से उगे, उसी हिसाब से धर्म हमें नैतिकता सिखाता है। धर्म हमें हिंसा कभी सिखा ही नहीं सकता, इसलिए जो लोग धर्म के आड़ भी हिंसा की बात कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ है। सबसे पहले वो अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि धर्म ही अलग अलग तौर पे, धर्म का सम्मान है लेकिन तमाम का, इसी वजह से कुछ लोग अपने आप को नास्तिक बोलते हैं। नास्तिकता में भी अपना अपने एक धर्म आ रहा है। नास्तिकता के बारे में आपकी राय क्या है? इनसे राय पूछ लेते हैं, नास्तिकता के बारे में आपकी राय क्या है? नास्तिक इन द सेंस जो भगवान को नहीं मानते। जी, भगवान को नहीं मानते, अस्तित्व को, भगवान के कोई भी ईश्वर है इस अस्तित्व को नहीं मानते। जी, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भगवान को मानना चाहिए जी, या फिर उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर भगवान को नहीं मानते वो जी, तो शायद उन्हें एक ऐसा लगना, मतलब कि किस चीज़ में मानते हैं फिर वो? आप ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो भगवान को या किसी भी परम गुरु जो चमत्कारी है ऐसा वो नहीं मानते हैं, तो वो नैतिक नहीं हो सकते। नैतिक मतलब क्या आपको? मतलब मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं गरीबों के लिए मदद नहीं करूँगा, दोस्तों को मदद नहीं करूँगा और मैं क्रूर बन जाऊँगा। अगर मैं भगवान को मानता हूँ तभी मैं नैतिकता और प्रिय रहूँगा या फिर कृतज्ञता रहेगी मेरे अंदर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। क्या होता है, कई मैंने ऐसे देखे एथिस्ट, मतलब जो धर्म को नहीं मानते, सॉरी जी जी, जो भगवान को मतलब धर्म और कुछ नहीं क्या मानते वो जी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने किसी एक को मतलब मानना चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ भगवान को, बाकी जो नहीं मानते उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप ठीक है नहीं मानते भगवान को, लेकिन जब हम ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हमें पता है कि भगवान को नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते, तो शायद एक थिंकिंग लेवल हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, इमोशंस भी कम हो जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। जी, भगवान को मानना गलत नहीं है, नहीं मानना भी गलत नहीं है, लेकिन जीवन में तर्कसंगत होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन के जब फैसले लेंगे
तो भावनाओं को समझकर तर्कसंगत होकर फैसले लेना चाहिए। बाकी आप भारत की राजनीति पर क्या सोचते हैं? जो भारत में पैसा बढ़ता है इलेक्शन से पहले, उस पर क्या ये है? चीज़ तो माननी पड़ेगी, बढ़ता भी है और हमने देखा है अपनी आंखों के सामने किसने किसने कितना बांटा है। और ये चीज़ मतलब मैं तो एक मतलब पर्सनल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। एक पर्टिकुलर मेरा दोस्त है पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स में, जी, उसने इतना पैसा बांटा है, मतलब मतलब बांटा है, मतलब दोस्त, मतलब उसका जो मतलब जी, बिल्कुल। आप फॉर एग्जांपल किसी एक कार्यकर्ता हो तो आपको पता होगा उसका, और अगले दिन वो न्यूज़ चैनल पर आकर कह रहा है उसके अपोनेंट का नाम लेकर कि ये पैसे बांटते समय पकड़े गए, ऐसा वैसा। और मतलब ये पॉलिटिशियन का पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति, मतलब मैंने कहा कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक पॉलिटिशियन के साथ डिस्कस कर रहा था कि लोग करप्शन क्यों करते हैं, तब मुझे एक चीज़ पता चली कि लोग पैसे लिए बिना मतदान ही नहीं करते, वोट ही नहीं करते। आपकी पार्टी है फॉर एग्जांपल, आपने मुझे जब तक आप 5,000 रुपये नहीं दोगे या फिर 2,000 रुपये नहीं दोगे, मैं आपको मतदान ही नहीं करूँगा। आपका रेट ज़्यादा चल रहा है, हमारे यहाँ तो 500,000 तक ही। ठीक है, यहाँ पर ज़रा ज़्यादा चल रहा है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप एक मतदान के लिए उतना, अगर आपको इमेजिन करो आपको 2-3 लाख मतदान खरीदने हैं तो उसका कितना खर्चा होगा? 100-50 करोड़। और जो खर्चा कर रहा है वो वापस के लिए भी विचार करेगा। वो वापस करने के लिए ही करप्शन होता है। और करप्शन आपने नहीं किया तो फॉर एग्जाम्पल आपने सैंक्शन किए एक ग्राम पंचायत को 50 लाख रुपए ये रोड बनाओ, 5 लाख का रोड बनाता है, 45 लाख रुपीस उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है या फिर कैश में निकाल कर ब्लैक मनी कर लेता है वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम ही ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट आपने रोड सैंक्शन किया तो एक व्यक्ति IAS लेवल का व्यक्ति हर मतलब 15 दिन में जाकर वो रोड देखना चाहिए। मतलब गांव लेवल पर की बात कर रहा हूँ, शहर में तो ऐसा चलता है, IAS वगैरह देखते रहते। तो ये चीज़ें करप्शन को रोकना चाहिए। और पॉलिटिक्स के ऊपर मतलब जो पैसे बांटने का आपने क्वेश्चन पूछा था, तो आप नहीं बांटोगे तो आपका अपोनेंट बांटने वाला है जी। अगर वो भी नहीं बांटा, आपने नहीं बांटा, तो सबसे ज़्यादा मतदान आएंगे नोटा को। नोटा पता है ना, नन ऑफ द अबव, तो उसको आने वाले। एकेडमिक्स में जितने भी लोग शिक्षित लोग हैं वो सिर्फ नेताओं को दोष नहीं देते। इस बात को आप समझिए कि आप हैं, अगर आप सोचिए कि आपको ही चुनाव लड़ना है और आप ही चाहते हैं ये सब लोग गलत कर रहे हैं, और आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भी वोट नहीं मिलेंगे। और जो जनता, हम कोई भी देश उस देश के लोगों से चलता है, लोग जैसे होंगे वैसे। आप 500 रुपये ले रहे हैं और वोट दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो ईमानदार रहेगा। सर आप 10 रुपये किसी को देंगे तो आप उससे कुछ ना कुछ लेना है, फिर उससे अपेक्षा रहते हैं। तो इतने सेल्फ फायदे वाले देश में, सेल्फ के लिए काम करने वाले लोगों में आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 500 रुपये देने के बाद भी ईमानदार रहेगा? और ईमानदारी की अपेक्षा तो ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है ना। मैं अगर बेईमान रहूँगा, मैं बेईमानी करूँगा और आपको ईमानदारी की बातें बताऊँगा, आप नहीं मानेंगे ना। तो यही बातें होती है। तो जनता पर भी दोष जाता है। और जो लोग शिक्षित लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, जैसे हम जैसे लोग इन्फ्लुएंसर है, विश्वजीत जी भी काम कर रहे हैं, ट्यूशन एरिया में हम आएंगे आगे, वो भी काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हमारी जिम्मेदारी है। जो थोड़ा बहुत हम आगे हैं, कम से कम पढ़े लिखे लोग तो नहीं लेने चाहिए, उनको इन्फ्लुएंस बनाना चाहिए। पढ़े लिखे लोग राजनीति में आना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर, हमें मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कि ABVP से जुड़े हुए हैं आपने सदस्य बोला था। हाँ, अच्छी बात, किसी विद्यार्थी परिषद से जुड़ना गलत बात वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है किसी भी वीडियो में, किसी पॉडकास्ट में, कि बायसनेस होती है हर इंसान की, और उस बायसनेस को समझने के लिए ज़रूरी चीज़ है। नहीं, ज़रूरी है जी जी। बाकी आप अभी ये क्या कर रहे हैं? मतलब अभी अपनी लाइफ में क्या? जी जी जी, मुझे और एक पॉइंट ऐड करना था जो आप पैसे बांटने की चीज़ में कर रहे थे। तो वो ऐसा है कि अगर हमें भी पता है इस नेता ने कुछ भी विकास नहीं किया। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट है XYZ जी, मतलब जो विधानसभा का जो एरिया है, तालुका, उसमें कुछ भी नहीं किया एक व्यक्ति ने, फिर भी सिर्फ वो व्यक्ति किसी अच्छे खानदान से आ रहा है, मतलब उन्होंने इमोशनल एक अटैचमेंट की वजह से जी, लोग मतदान करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। काबिलियत देखकर ही लोगों को उसको मतदान करना चाहिए। और ऐसे जो लोग होते हैं जो इस खानदान से
रिश्ता लगते हैं अच्छे खानदान से जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक लाइन याद रखनी चाहिए, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जी। मतलब पहले आप डिजर्व करो जो आपको, कि आप सच में जनता में जाकर काम कर सकते हो क्या, करने की आपके अंदर भावना है क्या, उसके बाद ही पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें में आओ। आप नितिन गडकरी जी का एग्जांपल ले सकते हैं, उनका बेटा पॉलिटिक्स ये सारी चीज़ों से दूर है, और कभी आपने देखा है क्या कि वो धर्म के नाम पर मतदान मांगते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मुझे धर्म दो, और ये सारी चीज़ें आपने देखा है क्या कभी ऐसी? नहीं। बीजेपी का वो झंडा तक नहीं ये करते। नितिन गडकरी जी उन्होंने खुद भी बोला हुआ है इस चीज़ पर। और नितिन गडकरी जी पर अगर हम राय रखें तो विपक्ष हो या पक्ष हो, सब लोग उनकी प्रशंसा ही करते हैं, उनकी गंभीर रूप से आलोचना करते हुए हमने नहीं देखा है। सुप्रिया सुळे ने भी उनकी ये किया है कि अच्छे नेता है। जी, आलोचना नहीं करते हैं। ऐसे नेतागिरी जरूरी है, और नेतागिरी शब्द को कुछ लोग गलत मान रहे हैं। आपके नमक से लेकर गैस से लेकर हर चीज़ अगर नेतागिरी राजनीति से तय होती है तो आपको आपकी राजनीति भी तय करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोग बोलते हैं हमें पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं है, वो राजनीति फालतू है, हमें क्या करना है, हम अपना काम करेंगे। उनके लिए आपकी राय क्या है? मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर ये सोच अगर ऐसी रही ना तो भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बनने वाला। आप जब तक इन सारी चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ मेरा। मतलब एक कंपनी है XYZ, इंस्टीट्यूट है, तो मैंने पूछा कि इस इधर कितने रिजल्ट आते हैं, ऐसा वैसा डाटा थोड़ा सा, मतलब उसको लगा कि अभी ये एक्सपोज हो रहा है उसका कुछ सीक्रेट। तो उसने कहा कि एक देख तू ये पैसे ले और तू शांत बैठ जा, ज़्यादा कुछ बोल मत इस सारी चीज़ों में। तो उस दिन से आज तक मैंने उस इंस्टीट्यूट में कदम भी नहीं रखा, आपको बताना चाहता हूँ मैं। कारण कोई किसी भी और चीज़ में हम शायद एक वक्त सोच सकते हैं कि यार चलो इसका भी हो रहा है मेरा भी हो रहा है, तो पैसे लेकर चुप बैठते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री में जो भी पैसे लेकर ऐसे स्कैम या फिर ऐसी चीज़ों को अगर चुप बैठ जाए, मतलब मेरे जैसा इन्फ्लुएंसर हो गया कुछ भी, तो शायद भगवान नहीं उसको शायद एक दिन ऐसा उसके आगे आएगा कि एक ऐसा डॉक्टर जो ये पैसे लेकर पास हो चुका है वही उसकी सर्जरी करेगा, और उस दिन उसकी मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और ये सारी ही चीज़ें जो होती है ना, वो आपने भी नोटिस किया होगा कर्मा का। जी। तो मैंने भी किया है, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें रुक लेनी चाहिए। और हम सबको पॉलिटिक्स में आना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप एक नेता के झंडा लेकर घूम रहे हो, नो। पॉलिटिक्स में आ रहे आपकी मूलभूत गरजा देख सकते हो आप। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गांव के जो लोग हैं उनको पता नहीं होता कि फॉर एग्जांपल एक रास्ता है 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर के रास्ते के लिए 5 करोड़ कौन खर्च कर सकता है क्या? तो एक ऐप है मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्राम पंचायत ऐसा कुछ ऐप है, मेरी पंचायत। तो आप उस पर जाकर देखो यार इस बंदे ने, इस सरपंच ने इधर कितना खर्च किया है। और वैसे ही आप अगर फॉर एग्जांपल किसी भी मतलब पब्लिक फील्ड में जाओ, तो अभी हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, कहाँ पर भी जाओ आपको ये अधिकार है कि किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च किया है, ये जानने का आपको पूरा अधिकार है। और ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए पॉलिटिक्स में। ऐसा एक होता है कि यार नहीं मुझे तो मेरी लाइफ एंजॉय करनी है, मैं सीरीज़ देखूंगा, ये करूंगा, बाहर में जाए भारत, बाहर में जाए पाकिस्तान, बाहर में जाए यूक्रेन रशिया। तो ये चीज़ें मुझे मतलब बहुत ही चिढ़ आती है ऐसे लोगों से जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। या फिर ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट ही करो, आप एटलीस्ट देखो तो भारत में क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर एक बार जान कर तो देखो, इधर आपके पॉलिटिशियन क्या कारनामे कर रहे हैं। आपके एक मतदान से पूरा मतलब देश बदल सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। और हर एक पेरेंट्स, विद्यार्थी, सारे लोगों ने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट लेनी चाहिए। पॉलिटिक्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें भारत में क्या चल रहा है इसका मुझे लगता है कि उनको नॉलेज रहना चाहिए। अगर आप लड़कियों के लिए नहीं बोलेंगे तो कल आपकी बेटी, आपका बहन, आपकी माँ के साथ भी गलत हो सकता है। अगर आप एजुकेशन पर नहीं बोलेंगे तो आपके साथ भी हो सकता है। किसी को नौकरी एलिजिबल होने के बावजूद भी नहीं मिल रही है और आप नौकरी का मुद्दा समझते ही नहीं, क्योंकि आपके पास नौकरी का कोई मुद्दा नहीं है, तो आपकी जो समस्या है उस पर भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और लोकतंत्र में हम भारत के लोग जब बोलते हैं तो हम सब अपने जिम्मेदारी लेकर आगे आते हैं। हम एज अ समाज
एक जिम्मेदारी से जी रहे हैं। हमारा संविधान देश में सबसे अच्छा संविधान माना, दुनिया में सबसे अच्छा संविधान इसीलिए माना जाता है क्योंकि हम सामाजिक न्याय पर भरोसा करते हैं और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देते हैं। दूसरी बात, धार्मिक कट्टरता पर आपकी क्या राय है? कट्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर कट्टरता मतलब क्या, किस टाइप की कट्टरता का आप? जी बिल्कुल। जी मतलब फिर इस क्वेश्चन को और ठीक मैं करता हूँ कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर या फिर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फिर जीवन में भी कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, अपने अपने धर्म का मैं कट्टर हूँ ऐसा बोलकर लिखना और कट्टरता के हिसाब से व्यवहार करना, आपकी क्या राय है इस पर? मैंने पहले भी बताया है और भी बताऊंगा, और इसको मैं आपको ब्रॉड में भी आंसर दूंगा जी। कि इंसान ने इंसान के साथ इंसान जैसा रहना चाहिए जी। ये मेरे लिए धर्म है। और एक चीज़ आपको मैं ऐड करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, मैं हूँ, मैं लिखता हूँ मैं कट्टर हिंदू हूँ, ऐसा मैं इंस्टाग्राम पर लिखता हूँ, मतलब हिंदू हूँ यहाँ तक ठीक है, कट्टर हिंदू हूँ। और मैं अभी इंस्टाग्राम पर अभी स्क्रॉल कर रहा था तो एक आया था कि मतलब जो कट्टर हिंदू है वो कमेंट में 5 बार जय श्री राम लिखेगा। ये तो फालतू की है। ये तो इतनी मतलब नीचता की हरकत मुझे ऐसी लगी कि लाइक के लिए, फॉलोअर्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं। मतलब गीता हमें दी है हिंदू धर्म में और कुरान मुस्लिम धर्म में मानते हैं उसको, मज़हब में। तो मुझे ऐसा लगता है गीता में जो चीज़ें लिखी है ना उसको फॉलो करना, वही जितनी शिद्दत से फॉलो करोगे उतना ही कट्टरता वो हो गई। कुरान में जितनी शिद्दत से फॉलो करोगे उतना ही कट्टरता हो गई। कुरान में ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम इसको जाकर मारो, गीता में कभी नहीं कहा कि तुम इसको जाकर मारो। और जो चीज़ें युद्ध, जो महाभारत और ये सारी चीज़ें होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें अभी युद्ध है तो हमारे खुद के साथ ही युद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि युद्ध लेकर क्या बोलते उसको, किसी को मारना, किसी का मर्डर करना, किसी का मतलब किडनैप करना, फिरौती मांगना, ये सारी चीज़ें एक्चुअली किसी भी धर्म में नहीं लिखी। ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जिसमें लिखा है कि जाकर ताज होटल में जाकर बॉम्ब फोड़ो, ऐसा किसी धर्म में वगैरह नहीं लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु, जो इसको, जो फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूँ, मैं विद्यार्थियों को जो बचपन में जो सिखाऊंगा ना वही मतलब वो बच्चा अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाला है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, धर्म का नाम नहीं लूँगा मैं अभी, शायद आपको किस्सा पता भी होगा। एक स्कूल था सीबीएसई मीडियम का स्कूल, तो उस स्कूल के बच्चे उस स्कूल में बैठते थे, मतलब आपको अभी सबको पता है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा उस धर्म का। तो वो स्कूल ड्राइवर क्या करता था, बीच रास्ते में जाकर स्कूल को बंद पाड़ता था, मतलब बंद कर देता था और उन बच्चों को कहता था कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लो, मतलब एक फॉर एग्जांपल भगवान, गॉड, अल्लाह, इनमें से एक का नाम लो, मतलब ऐसा वो था किस्सा। तो जब वो नाम लेते थे तो बस चालू हो जाती थी। तो बच्चा घर जाकर कहता था कि यार हमने इस व्यक्ति का नाम लिया, इस गॉड का नाम लिया तो ये बस चालू हो गई, ये कितने पावरफुल है। ऐसा लहान बच्चों को पढ़ाते थे वो। तो अगर आपका धर्म अच्छा है, अगर आपको क्या बोलते हैं अपने धर्म के लिए प्रेम है, तो आप ये कभी नहीं चाहोगे कि यार किसी और के धर्म को नीचा दिखाना है हमें। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरा धर्म हिंदू है, मैं उसको मानता हूँ। मेरे दोस्त है, उनके साथ 1 साल रहा मुस्लिम, और जो एजुकेटेड मुस्लिम है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एजुकेटेड जो काफ़ी इतने ज़्यादा मतलब अच्छा बिहेवियर होता है उनका, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मतलब जो मुस्लिम की जो इमेज होती है कि यार मुस्लिम ऐसे करते हैं, मुस्लिम ऐसे करते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड मुस्लिम होता है वो कभी भी ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देगा। और वो मतलब एक तो मुस्लिम की रील देख रहा था मैं, मतलब वीडियो देख रहा था, वो बोल रहा था कि गौ माता को मतलब खाना मुस्लिम में खाते हैं बहुत सारे, बीफ करके ऐसा कुछ। तो हिंदू भी खाते हैं, इस बात को मैं नोट करूंगा तथ्यों के साथ बाद में। हाँ वो तो है, लेकिन मतलब वो मुस्लिम बोल रहा था कि हमारे यहाँ मतलब उनके यहाँ एक किसी को तो खाते नहीं ऐसा, मतलब प्राणी को किसी को भगवान मानते हैं। तो हमारे यहाँ इस व्यक्ति को मतलब इस चीज़ को खाना मतलब उनके लिए गाय को खाने के समान है, तो कभी भी वो इसको बढ़ावा नहीं देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेटेड मुस्लिम को मैं सपोर्ट करूँगा, जो कि ऐसे जो नहीं होता कि
ये हिंदू है तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, नहीं, ऐसा कभी नहीं, मुझे तो फील ही नहीं हुआ। एक साल में था, खोरी गली में रहता था मैं, तो मुझे लगा कि मुस्लिम और हिंदू, इनमें जो अभी पॉलिटिक्स की वजह से जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हम सब फर्स्ट हम भारतीय है, उसके बाद हिंदू है, और उसके बाद आप मुस्लिम हो, और ये सारी चीज़ें आप किसी भी धर्म को मानते हो, कट्टरता के मैं समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि संशय जीवन में बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कट्टर, मुझे लगता है कट्टर अगर होना ही है तो आप उसमें होना, क्या बोलते हैं उसको, अपने करियर के लिए कट्टर हो कि इस एग्जाम को मैं क्रैक ही करूँगा। अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना कि यार मैं इसके लिए कट्टर हूँ, मतलब लॉयल हूँ। जी। तो मुझे लगता है इसमें कट्टर होना चाहिए, ना कि कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर और जो कुछ है। जी। आपकी पार्टनर क्या बोल रही है? मेरा पार्टनर मतलब लॉयल बोल रही है कि क्या बोलते हैं, बेवफा बोल रही है आपकी पार्टनर? देखिए, पार्टनर का तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़, शायद हमें अभी बताओ क्या चलेगा, कोई। तो मुझे लगता है कि पार्टनर लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रगल के टाइम पे साथ हो। जी। मतलब अभी मेरा स्ट्रगल टाइम है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ ना, तो आप हो, मेरे एक और दोस्त, 3 दोस्त थे, यही मेरा फ्रेंड सर्कल है। इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है। और मेरी एक सबसे बड़ी मिस्टेक, मतलब जो कि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ मुझे, लेकिन मिस्टेक ऐसी हुई कि मैंने कभी भी अपने एज के कभी दोस्त ही नहीं बनाए। मेरे दोस्त आप देख सकते हैं, मोटे गांवकर सर, सतीश पवार सर, दशरथ पाटिल सर, चिराग सर, यूवी राव सर, मतलब ऐसे लोग ही मेरे दोस्त थे, पॉलिटिशियन। तो मैं अपने एज के विद्यार्थियों के साथ इतना मतलब डिस्कनेक्टेड फील करता हूँ कि मुझे लगता है कि एक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी चीज़ों को मैं फनी वे में लेता हूँ। मैं ज़्यादा इसको मतलब ऐसा नहीं कि प्यार मुझे मतलब उस पर भरोसा भी है, और सबसे पावरफुल वेपन अगर है तो प्यार ही है मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि लेकिन वो फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए लाइफ में, और गर्लफ्रेंड भी होनी ही चाहिए लाइफ में, गर्लफ्रेंड। लेकिन मैंने एक टीचर से पूछा, डॉक्टर राजू आंड्रे सर, आपको पता होगा। जी बिल्कुल। उनसे मैंने पूछा कि यार सर मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है तो मैं कब बनाऊँ? सर ने कहा कि 22 के एज तक तू कुछ भी मत, गर्लफ्रेंड चक्कर में मत पड़ना, तू बस फ्रेंड सर्कल अच्छा बना ले। 22 के एज के बाद तो ये सारी चीज़ें सोचना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। और उन्होंने इतने अच्छी तरीके से समझाया ना, मुझे लगा कि मेरा बड़ा भाई ही समझा रहा है। जी। तो ऐसा लगता है कि मतलब फिलहाल तो गई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए जो स्ट्रगल के टाइम पर साथ दे, ना कि आप सक्सेसफुल हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो पॉलिटिशियन के बच्चे होते हैं, उनकी वाइफ कौन होती है आपको, मतलब 95% क्या होता है, IAS, IPS, या फिर ऐसे पॉलिटिशियन की जो मतलब लड़की है उसकी शादी IAS IPS के साथ ही क्यों होती है? तो ऐसा लगता है कि ये बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट तैयार कर सकता है। जी बिल्कुल। जो बुजुर्ग सोचते हैं, हर बुजुर्गों की एक समस्या होती है कि आजकल के युवा बिगड़ रहे हैं, और बिगड़ने का मतलब जब मैं कई कुछ बुजुर्गों से संवाद करता हूँ तो इन्हीं चीज़ों पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक मुद्दा रहता है, गैरी घूमना होता है। आपकी अगर युवाओं से चिंता है तो ज़रूरी है, आज की कॉन्वर्सेशन में बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हम सामाजिक मुद्दों पर भी बात कर रहे हैं और साथ ही इन चीज़ों पर भी बात कर रहे हैं। तो जनरेशन गैप के समय समय हम इवॉल्व करते रहते हैं। आप फोटो देखकर, नाक देखकर तय करते थे कि कौन सा पार्टनर हमारे साथ रहे ना रहे, तय भी नहीं करते थे कि आपके पिताजी, आपकी माताजी ही तय करते थे। लेकिन जब समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, तो बदलाव को स्वीकार करना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, क्योंकि हमारी उम्र बहुत कम है, और कम की उम्र से कोई बात नहीं होती। हम भैया बोल रहे थे कि हमारे ये दोस्त हैं, दोस्ती की भी कोई उम्र नहीं होती। और आपने कहा कि हम मेरे उम्र के से कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन बड़े उम्र के लोगों से दोस्ती अच्छी बात है। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट है। वही ना मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं अभी ऐसे कपड़े अभी पहनने लगा हूँ। आपने मेरे कपड़े देखे होंगे, एकदम मतलब जो बड़े लोग पहनते हैं ना, मेरा मतलब उनके साथ रह कर वैसा ही हो गया था मैं, एकदम बिहेवियर, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि हमें लाइफ में चीज़ें एक्सप्लोर भी करनी चाहिए, फ्रेंडशिप करनी चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए,
लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मुझे लगता है उतनी ही मतलब अच्छी है। कारण क्या होता है, अगर आप एक ही चीज़, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही गर्लफ्रेंड है, आप किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, उसका भी कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो शायद ये चीज़ें बाद में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना चाहिए जी, दैट इज़ माई पॉइंट। ना आपके पिताजी क्या करते हैं? आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पिताजी का नाम है शिवाजी सिद्धेश्वर गायकवाड़। मेरे पिताजी फार्मर है, पोल्ट्री फार्म है हमारा, और गांव में बहुत अच्छी इज्जत है हमारी। और आपके और पिताजी के संबंध के बारे में कुछ बताइए। मतलब बेस्ट फ्रेंड से भी ऊपर जी, मतलब जिगरी यार, क्या बात, दिल का टुकड़ा, जी, दैट इज़ माय फादर। मतलब उन्होंने ऐसा कहा है कि तुझे, मतलब वो उसकी उनकी सोच ऐसी है, तो उन्होंने कहा है कि तुझे गर्लफ्रेंड बनानी है तो बना, तुझे जो करना है लाइफ में वो कर, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ ना करना कि हमें अपना सर झुकाना पड़े। और वो मतलब वो मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, कारण मैं खुद मतलब एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने उससे ऐसे ही बोल रहा था कि पॉलिटिक्स कैसे ज्वाइन करे, कि एमएलए कैसे बने, तो उसने मुझे ऑफलाइन में कहा था कि तुझे पॉलिटिक्स में अगर ज्वाइन करना है तो तुझे क्या करना है, इससे अच्छी मतलब इससे बढ़कर बात ये है कि तुझे क्या नहीं करना जी। तू अगर एक कांच के बोतल में कोका कोला भी अगर पीने बैठ जाएगा, अगर उसकी फोटो वायरल हो गई तो तेरी इज्जत गई ऐसा मतलब कहा था। तो एक सोशल प्रेशर लेता है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल है। इंटरनली मेरा और मेरे पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा बॉन्ड है, और मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स इस देश के नहीं पूरे दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स। जी, अच्छी बात है। शर्म नहीं, नाम खराब ना हो जाए। मेरा पर्सनल मान्य है, मैं इनसे एग्री करता हूँ। मेरा पर्सनल मान्यता है कि हम हमारा जो संस्कार की बात है, हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करना चाहिए। संविधानिक रीत्या हम कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, और बाकी जो हमें मन में आता है वो हम कर सकते हैं, करना चाहिए। बाकी आप क्या कर रहे हैं अभी? मतलब वो क्या प्लान क्या है आपका? मेरा ऐसा प्लान है, अभी फ़िलहाल तो मैं एक लातूर सोशल हब करके एक सोशल मीडिया एजेंसी है, उसको चला रहा हूँ। उसके साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिग्री का तो मतलब मैंने सोचा नहीं है कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नॉलेज लूँगा मैं और लोगों को अवेयर करूँगा। अभी जैसा आपने लेबर लॉ का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब उस औरत को मतलब उसके बेसिक लॉ भी नहीं पता, और अगर उसने गलती से विद्रोह करने की कोशिश भी की तो उसका वो जॉब चला जाएगा, और उसको घर का रेंट भरने के भी पैसे नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है ये जो दलितों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अभी भी चल रहा है, उसको रोकने का काम करूँगा मैं। और शायद एजुकेशन फील्ड में ही मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, या फिर पॉलिटिक्स। नहीं जी, ज़रूरी चीज़ है। और बहुत लोग सोचते हैं कि देश में कोई समस्या नहीं है, सब चंगा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बहुत समस्या है अभी इंटरनली ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि पॉलिटिशियंस, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल राय है, पॉलिटिशियन ऐसा माहौल बनाते हैं कि कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, हम विश्व के दूसरे गुरु बन रहे हैं। पहले तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि इस देश की जो मीडिया है, हम दावा करते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में अगर मीडिया का स्तर बहुत गिरा हुआ हो तो बहुत शर्म की बात होती है। इसी पर हम विश्वजीत सर से भी बात करते हैं, विश्वजीत भाई से बात करते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि मीडिया कैसी है हमारे देश में? मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है जी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपने एक किस्सा सुना होगा जयपुर का, शायद जयपुर में एग्जांपल के साथ बोलिए। जयपुर में, या फिर मतलब अभी सिटी याद नहीं, जयपुर या फिर जयपुर में ही शायद जी, एक कंटेनर फटने से 14 लोगों की जगह पर मौत हो गई। मतलब एज मौत इन द सेंस न्यूक्लियर बॉम्ब फटने से कैसा एक भाप बन जाता है सब कुछ जी जी। तो आपको कभी दिखाए गए न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें दिखी क्या? तो मतलब एक दो दिखी होगी, वो भी बस रील्स में, जो कि अभी कंटेंट क्रिएटर जो आप और हम जैसे लोगों ने बनाया है, तो न्यूज़ वालों ने उसको हाईलाइट नहीं किया। और अभी एक किस्सा मतलब चल रहा था उधर ही कि 2 पॉलिटिशियन के बीच झगड़ा हो गया, दिन रात बस वही चालू है अभी न्यूज़ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़ का मतलब मीडिया काफ़ी बायस्ड है, बहुत ही बायस्ड है। पैसे लेकर अभी कुछ भी मतलब बोलते हैं। मुझे लगता है कि उनको अभी आप यहाँ पर एक द हिंदू का न्यूज़पेपर होगा जी, आप उसके एडिटोरियल पढ़ो तो वो लोगों को शायद मुझे लगता है कि न्यूज़ मतलब उधर बैठाना चाहिए, तो शायद हमारा ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती है जी।
न्यूज़ की बात हो रही थी। न्यूज़ में अब न्यूज़ के साथ साथ मेरा मानना है कि आज भी न्यूज़ ही हमारे देश का ओपिनियन बना रहे हैं। बाकी कुछ यूट्यूबर्स भी है जो कुछ ठीक काम कर रहे हैं, ध्रुव राठी हो, नीतीश राजपूत जी हो, कई सारे, न्यूज़ लॉन्ड्री बोलकर एक संस्थान है, द ललन टॉप बोलकर एक संस्थान है, ये सारे संस्थान भी ठीक काम कर रहे हैं। इनकी भी आलोचनाएं ज़रूर की जा सकती है। इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे जो लोकतंत्र है जी, उसके 4 पिलर से उसमें से एक पिलर है मीडिया। बिल्कुल। और अभी जो आपने नाम लिए ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा मतलब लगता है कि जो आपने पहला नाम लिया ध्रुव राठी जी का, उनके कुछ कुछ वीडियो में ऐसा लगता है कि वो मतलब बीजेपी के अगेंस्ट ही उनका सिर्फ नैरेटिव रहता है, ऐसा लगता है। जी। बाकी नीतीश राजपूत को आप देख सकते हो जी, बंदा में इतना दम है उसमें कि किसी को नहीं छोड़ता, बीजेपी होगा कांग्रेस को, किसी को उसके लिए सब सेम है। तो मुझे लगता है कि नीतीश राजपूत जैसे यूट्यूबर की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नीतीश राजपूत से लेकर कई MLA MP उसको भी रेफर करते हैं कि यार तुम ये आर्टिकल देख सकते हो, इस पर वीडियो बनाओ, ये सारी चीज़ें, उसको मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट इनकरेज किया जाता है, अपोजिशन के भी, जो सत्ता में है उसके भी। तो मुझे लगता है कि नीतीश राजपूत जैसे यूट्यूबर की लोगों को ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ध्रुव राठी के जो वीडियोस है काफ़ी एजुकेशनल, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो। जी, वो लोग मतलब पॉलिटिक्स पर ही नहीं, पॉलिटिक्स से इतर भी वीडियोस बनाते हैं। अभी आप महाराष्ट्र का ही देखो ना जी। उसने एक ये बनाया था कि स्वराज्य मिशन स्वराज करके। जी। तो उसने महाविकास आघाड़ी के लोगों को मतलब पूरे लोगों को कहा कि जो भी इसको प्रमोट करेगा मैं उसकी पार्टी का ये करूँगा प्रचार, मतलब एक इनडायरेक्ट लाइमलाइट पे लाऊंगा उनको। जी, बोला था। तो अब आपको शायद यकीन भी नहीं होगा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जी, उन्होंने उसको ये किया था, और एक दो व्यक्ति ने भी किया था, लेकिन उसने फिर भी लेफ्ट विंग वालों को ही टाइमलाइन पे लाया कि उन्होंने हमारा एक्सेप्ट किया। अब आपको पता है, मुझे पता है, बीजेपी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, उसकी जो है कारण उसका वो एक सोशली आपने देखा तो उसका वो मतलब बायस लगा वो चीज़। जी, जी, बिल्कुल लग सकती है, लगना भी चाहिए, क्योंकि आलोचना ज़रूरी है, हम हर बात बोल रहे हैं। और आपको एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ, इसके लिए मैं ऐसे आंसर दे रहा हूँ, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। दिमाग से मैं उनकी आइडियोलॉजी को मानता हूँ, लेकिन मैं तब तक ही मानता हूँ जब तक विद्यार्थी कोई किसी भी धर्म जात का हो, उस पर अन्याय हुआ तो हम आवाज़ उठाएंगे। बाकी विद्यार्थी हिंदू है सिर्फ उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, ये हम नहीं मानते। नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी देश में एजुकेशन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आंदोलन किए हैं और अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, इस बात को मैं भी मानता हूँ। मैं किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो आप कहाँ से जुड़े हुए हो? मैं किसी से भी जुड़ा नहीं हूँ, मैं जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नेता नहीं बनने वाला हूँ अभी। तो ऐसा ना सोचा जाए कि इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इलेक्शन लड़ना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन नहीं लड़ने का प्लान है, एकेडमिक्स में कुछ करने के बारे में। तो आप मतलब इलेक्शन मतलब पॉलिटिक्स में आकर भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं ना, आपके पास पावर आने के बाद कर सकते हैं। लेकिन एक MLA है जिग्नेश मेवानी बोलकर, मैं उनके बारे में सुन रहा था। कौन सी पार्टी के वो? कांग्रेस के। कांग्रेस उन्होंने, ऐसा लगता है मुझे, कांग्रेस के ही है, लगता है नहीं। उन्होंने बोला कि हम काम करना भी चाहे तो अगर हम काम करेंगे गांव से, मैं एक उदाहरण के साथ बोलता हूँ, और मैं उनकी आलोचना ज़रूर करूँगा, समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस पॉइंट का मैं उनका समर्थन करता हूँ। वो बोलते हैं कि हम वोट अच्छे काम भी करेंगे, और गांव के लोग कुछ आए और मंदिर के लिए या फिर कुछ और जो वो चाहते हैं कि काम हो, वो काम के लिए हमारे पास आए, और अगर हम वो काम ना करें, जो ज़रूरी काम है वो करें, तो तब हमें वोट नहीं मिलेगा और हम अगली बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर हमारे इन्फ्लुएंस में लोग हैं, उनकी शादी में नहीं गया मैं, तो मैं अगली बार जीत नहीं पाऊंगा। इसलिए वो जनता को भी अवेयर होने की बात करते हैं। जरूरी बात है, हमने भी बात की इससे पहले उस बात की। राजनीति, इसका अर्थ आपने वो महाभारत में शकुनी मामा पता होगा आपको? जी, जी, बिल्कुल। राजनीति ऐसी चीज़ है, इधर अच्छे लोगों का कोई काम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब काम नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन
पॉलिटिक्स इटसेल्फ, अगर आप हम कहते ना यार तुम्हें वहां से क्यों निकाल दिया, तो वो बोलता है कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो गया। आपने सुना है क्या ऐसा कभी? मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ अगर गलत हुआ है कि हाँ इसने इसके बारे में ये बोल दिया, तो उसको पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने जो चीज़ भाई इसके शादी में मैं नहीं गया, इसके इन्फ्लुएंस में 4-5 हज़ार व्यक्ति है तो इन मुझे मतदान नहीं देंगे, तो अगर उसका इंटेंशन अच्छा है कि विकास करना है तो कभी कभी थोड़ा मस्का भी लगाना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है राजनीति में ज़रूरी है। लेकिन हमें एज अ नौजवान, इस देश के नौजवान, हमें ज़रूरी है कि सही व्यक्ति को चुने, क्योंकि चुनना ही तो है। हमारे देश में जो भी नीति चलाते हैं, जो नीति बनाते हैं, अगर वही रैशनल नहीं होंगे, रैशनल और तर्क की बात कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई भी उसी पर है, तर्क संगत होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप उस पर पढ़ रहे हो क्या अभी? मैं 2 डिग्रियां कर रहा हूँ, एक बैचलर इन सोशल वर्क और एक बैचलर इन साइकोलॉजी। अरे वाह, सोशल वर्क पर कर रहे हैं क्या आप? जी जी, वो भी है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है सोशल वर्क के लिए। अच्छी बात। मतलब मैंने 2025 के जब मैं संकल्प बना रहा था तो उसमें मेरा संकल्प था कि जो अभी मैंने आपको कहा ना लेबर लॉ का उसका, जी जी जी, तो मुझे लगता है कि लोगों को संविधान के बारे में पता चलना चाहिए। उसके साथ साथ मेरा और एक संकल्प था, अभी उस बैग में है वो शायद चिट्ठी जी, तो आपको दिखाऊंगा आपको। उसमें लिखा था कि सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में जो सोशल वर्क करूँगा मैं इस साल, उसकी स्टार्टिंग करूँगा जी, और एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा करने की कोशिश करने वाला हूँ मैं। जी। आपने 10वीं के बाद 11वीं के बाद 11वीं में आप लातूर में आए, फिर 11वीं होने के बाद लातूर आए थे? मैं 11वीं होने के बाद लातूर आया था, 12th में। जो लोग नहीं जानते हैं, लातूर पैटर्न बोलकर नीट जेई जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई होती है। मैं भी वहीं पर पढ़ा हूँ 2 साल। आप आए 11वीं के बाद आए थे क्या? तो फिर कोचिंग सिस्टम जो है, कोचिंग सिस्टम का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? ये फिर से मैं सवाल को थोड़ा रोक रहा हूँ। ठीक है। कोचिंग सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना है किसी भी देश में जहाँ पर एजुकेशन महंगा हो, या फिर तमाम चीज़ें, आप जो कोचिंग सिस्टम से समर्थन में है विरोध में? देखिए, मैं कोचिंग सिस्टम के मतलब मैं उसके, आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि आप इसके विरोध में हो या इसके, उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल में जाकर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी क्या हो रहा है पेरेंट्स का, मेरा बेटा मुझे MBBS में ही चाहिए, KEM मुंबई में ही चाहिए, मेरा बेटा IIT से ही पढ़ना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस विद्यार्थियों को अपने ड्रीम्स, आप खुद देखो, हम बचपन में क्या करते थे, लाइटिंग का ऐसा किया था क्या आपने? हमने इतने एक्सपेरिमेंट किए थे। मतलब हमने एक जो आपको पता होगा शायद, लाइफ-फाई टेक्नोलॉजी पता होगी। जी जी। लाइफ-फाई में क्या होता है कि सोलर पैनल होती है और जो लाइट की रेडिएशन होती है उससे उसमें डाटा जाता है और उसके बाद उस डाटा को कन्वर्ट करने के बाद आवाज़ आता है। लाइफ-फाई पता है ना आपको? जी जी। तो उस लाइफ-फाई का यूज़ करके हमने इतना बढ़िया अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था एक जी। तो मतलब वो जो स्पार्क था, क्यूरियोसिटी, वो जाकर सोशल वो प्रेशर की वजह से, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने एक ऐसी स्कीम या फिर ऐसी योजना लागू करनी चाहिए। अभी यूनिवर्सिटियाँ खाली पड़ी है, मतलब विद्यार्थियों को उधर बैठा ही नहीं जा रहा है। आप खुद देखें ना, आप ऐसा डिग्री चल रही है कि कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं, डिग्री मिल जा रही है जी। तो मुझे लगता है ये चीज़ बंद होनी चाहिए और हमें विद्यार्थियों को किसी को इसरो में जाना है, किसी को नासा, DRDO, इस सारी चीज़ों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। सारे पेरेंट्स ये सब छोड़कर नीट और JEE के पीछे पड़े हैं। जी जी। और रही बात, आप कोई जवाब नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते। एक सवाल था कोचिंग सिस्टम, दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो अभी लेकिन कोचिंग सिस्टम के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ाकू विद्यार्थी है जी, वो मतलब वो राजनीति जैसा है। राजनीति एक खेल है, चालाक लोग इसे खेलते हैं और बेवकूफ़ लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो चालाक लोग जोक्स में है, पूरी तरीके से ये लोग भी नहीं मानते। अगर हम बात करेंगे तो पता चलेगा। अभी हम अगर इसको देखें तो चालाक लोग जो है, जो डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे हैं जी, उनके बच्चों को वो बता कर रहते हैं कि बेटा 11th-12th अच्छी कर ले, आगे तेरी लाइफ सेट कर दूंगा। लेकिन जो अभी थोड़े वैसे लोग हैं, थोड़े मतलब कम पढ़े लिखे,
वो बच्चों को 11th 12th में उसको इग्नोर करते हैं और रिपीट, और इसके बाद वो उस बच्चे की वाट लग जाती है उसके बाद। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है language use करते पेरेंट्स को मुझे यही चीज़ बतानी है, 11th 12th में जितना सेल्फिश हो सकते हैं, जितना आप स्वार्थी बन सकते हैं उतना बनो, अपने विद्यार्थी की पूरी काळजी करो और उसको डिस्ट्रैक्ट होने से बताओ, उसको लालच दो कि अगले साल तुम्हें ये लेके देंगे, ऐसा वैसा, उसकी पढ़ाई में फोकस करो, चालाक बनो और इधर से सिलेक्ट होके चले जाओ। तो मेरा ये मानना है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि और भी फील्ड से नीट और JEE छोड़ के, जी तो आई सपोर्ट कोचिंग सिस्टम को तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद है। जी कोचिंग सिस्टम का मैं विरोधी नहीं हूँ, कोचिंग सिस्टम सही बात है, लेकिन जो गांव के लोग हैं, मैं जिस गांव से आता हूँ, मैं उस गांव में ये भी देख सकता हूँ कि 10,000 5,000 भी अगर फीस हो, कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ, तब भी एडमिशन करने में दिक्कत होती है। तो और अगर हम कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबके लिए समान है, कोई भी आओ पढ़ाई करो, और मार्क्स के लिए भी कुछ लोग विद्रोह करते हैं कि उसको 40 मार्क है तो है, मेरे को 50 मार्क क्यों नहीं है। तो आप उस ग्राउंड को भी तो समझिए, जब आप उस बच्चे को 5,000 भी नहीं देते, ये 70,000 देकर 1 लाख देकर पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करके उसको मतलब सम्मान के साथ ही आप में विरोध में ना समझिए। नहीं, वो बोलो कैसे कुछ नहीं। जी बिल्कुल सम्मान तो जरूरी है। वो बच्चा फाइनेंशियल लेवल पर कमजोर है और 12वीं लेवल पर, अभी ये बताएंगे, हम पूछेंगे 12वीं की पढ़ाई से जो आमतौर पे महाराष्ट्र के कॉलेजों में पढ़ाई होती है, क्या उससे नीट JEE क्रैक हो सकता है आपके हिसाब से? आप नीट JEE का नाम भी मत लो, 12वीं का जो कॉलेज है, मतलब जो स्टेट बोर्ड के बारे में आप बोल रहे हो जी, उधर इतना कचरा हो चुका है पूरा। मतलब टीचर, ऐसे टीचर को, मतलब आप फॉर एग्जांपल MLA है, आपके चाचा के बेटे का ऐसा कुछ रिलेशन है और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं आता, वो टीचर जाकर उधर 10th के बच्चों को पढ़ा रहा है। मतलब वो बच्चा सेल्फ स्टडी करने से भी ज़्यादा मार्क लेगा, लेकिन उससे लेगा तो वो फेल हो जाएगा, पढ़ लेगा। कंपटीशन से हमने गरीबों को हटा दिया है, और ये बात हम हंसते हुए बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रिविलेज है कि हम आ गए, मैं भी पढ़ाई कर पाया। मुझे एक चीज़, आप क्या कंपटीशन से गरीबों को मतलब कुछ समझ नहीं आया? कंपटीशन से गरीबों को इसलिए हटा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं गरीब हूँ, आप गरीब हैं, मैं अमीर हूँ, ऐसा सोचिए, आप ही को गरीब बना देता हूँ। और आप एडमिशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके पिताजी ने पढ़ाई कराने की उनकी इच्छा है, और उन्होंने आपको सरकारी महाराष्ट्र के देवनी कॉलेज, हमारे पास देवनी है, या फिर वैसा बोल रहे हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन 11वीं 12वीं के लिए एडमिशन कर दिया। और 11वीं 12वीं में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 11वीं 12वीं में ही कुछ लोगों को पता चलता है कि नीट JEE होता है। कुछ लोगों को नहीं, 50% गाँव के बच्चों जो इधर आते हैं लातूर में, वो मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि यार मुझे अभी पता चला है नीट क्या है। उसको तो JEE का नाम भी पता नहीं है, उसको मैंने कहा सब्जेक्ट क्या पता है उसको। वो बच्चा तो कंपटीशन में नहीं है ना, वो बच्चा कंपटीशन में नहीं है। पहला बच्चा तो दौड़ रहा था और इसको अब पता चल रहा है दौड़ना है, और इसके पास भी संसाधन नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ इस पर। एक कोट है, हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। मतलब कितना बड़ा कोट है ये। जी बिल्कुल। आप मेहनत करने वाला, आपको खरगोश और कछुए की वो पता होगी। जी बिल्कुल सबको पता है। वो कहानी अपनी लाइफ में अप्लाई करो, और ऐसा नहीं है कि खरगोश मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कछुआ जो धीमे चलता है, हमें धीमे ही चलना है, लेकिन चलते रहना है। ऐसा नहीं कि चल रहे सो गए। और रही बात जो कंपटीशन में नहीं है, तो 11th 12th में जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो इनको नीट का पता भी नहीं होता, और वो बच्चे उसको भी पीछे छोड़ देते हैं जो CBSE में बैठा हुआ है। हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस बात की वजह से हम नेताओं को जो आरोप है वो लगाना नहीं छोड़ सकते हैं। उनकी गलतियां तो बिल्कुल है, उनकी गलतियां नहीं, उन्हीं की ही गलती है। जी। जब तक अगर आपको फॉर एग्जांपल दिल्ली की स्कूल आपने देखी, आप दिल्ली गए थे शायद। जी गया था। तो दिल्ली की स्कूल जिस प्रकार से, मतलब 1st स्टैंडर्ड से अगर 12th स्टैंडर्ड तक हाई क्वालिटी एजुकेशन दो ना आप, मतलब पैसा किस चीज़ पर हम खर्च कर रहे हैं। मतलब वो कुछ नेता तो कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब खुद का घर भी नहीं भर रहा, और वो तालुके की भी वाट लगा दी है।
मतलब इतने इमोशनल होकर आप मतदान मत दीजिए, फैक्ट चेक कर दीजिए कि काबिलियत है इसकी, इसका विजन क्या है, और विजन के ऊपर आप मतदान दीजिए। ये बात भी सही है। और जो लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं उनको ऐसे एबीवीपी हो, तमाम एनएसयूआई हो, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों के साथ जुड़कर भी इस बात में अवेयरनेस फैला सकते हैं। हाँ। हम किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। मैं जो आपको कॉन्वर्सेशन में ऐसा ना लगे कि ये लोग पार्टियों के खिलाफ बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, हम आलोचना कर रहे हैं। और आलोचना मेरी भी हो तो मुझे पसंद रहेगा, और आलोचना हम अपने पसंदीदा व्यक्ति की करते हैं। इस बात में भी आपको समझना चाहिए कि हमें लग रहा था कि ये बच्चा 100 मार्क्स ले सकता है और ये ले रहा है 10 मार्क्स, तब हम उसको बोलेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। यही बात है, बाकी कोई नहीं। और गरीबों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, इस बात को बिल्कुल हम मानते हैं। और ये गरीब ऐसे नहीं है कि गरीब पहले से गरीब थे, ये पॉलिटिक्स की वजह से विदाउट मतलब एजुकेशन नहीं लिया, उसके बाद उस फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा क्या, अभी एक गांव का किस्सा आया था। गांव का मतलब जो उसकी मम्मी उसकी आई जी भांडे घासने के लिए, मतलब बर्तन मांजने के लिए दूसरे के घर जाती थी, उसकी बेटी कलेक्टर हो गई है। अद्भुत। और जो उस गांव का मतलब जो नहीं था टॉप का, उसने किसी लड़की को छेड़ा था, शायद वो उसके जेल में चला गया है। तो एजुकेशन का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, एजुकेशन कैन चेंज एवरीथिंग। जी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो पढ़ लिख कर अपनी मूलभूत गरजों के लिए लड़ेगा वही जाकर आगे बड़ा मान। जी हमारे यहाँ ये संस्कार है कि माता पिता जो बोलते हैं सही बोलते हैं, माता पिता जी की सारी बातें माननी चाहिए। इस बात को मैं इंटेंशनली अगर हूँ तो मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पिताजी कोई गलत बात कर रहे हैं, आपकी माताजी कोई अगर गलत बात कर रहे हैं तो उस बात को नहीं मानना चाहिए। आप उन लड़कियों को, अगर कोई लड़की सुन रही है हमारे बैच की, कोई भी लड़की हो, जो बैच की मतलब मैं पूरी दुनिया में बैच मतलब कोई क्लास का बात नहीं कर रहा हूँ, उसको अगर लगे कि पिताजी शादी के लिए बोल रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी है, और जो भी चीज़ें करियर की बात हो तो विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल विरोध करना चाहिए, बिल्कुल। मैं तो ऐसी लड़कियां जिनको मतलब ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, इस पर मैं और एक चीज़ आपको ऐड करना चाहता हूँ। मतलब कई लड़कियों की थिंकिंग इतनी हो गई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ाई लिखाई मेरा का, ये भी शादी करती हुआ अमीर बच्चे लड़के के साथ लाइफ सेटल। लेकिन यहीं पर वो लड़की भी उसकी लड़की का मतलब उस लड़की की तो लाइफ ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके माँ बाप की लाइफ जो है यहाँ से डाउनफॉल की तरफ जाने वाली है। कैसे आपको बताता हूँ, आप फॉर एग्जाम्पल 2 लड़कियाँ है और एक लड़का है, उसका वो पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करता। अगर उन दोनों लड़कियों ने शादी कर ली तो आपको क्या लगता है वो फार्मर की लाइफ कभी चेंज होने वाली है क्या? वो लड़का भी आगे जाकर फार्मर ही बनने वाला है। लेकिन अगर वो लड़की कलेक्टर बनी, अगर उसने अच्छा मतलब और भी कनेक्शंस वगैरह बनाकर अपने भाई को पढ़ाया और अपनी माँ बाप को एक अच्छा लाइफ दिया जी, तो वो आप ऐसी लड़कियों की सोच काफ़ी कम बची है। तो मुझे लगता है कि अपने माँ बाप के जो सर पर जो बोझ है, जिसे हम मराठी में जे डोक्याचं वज आहे ते फक्त मुलगीच उतरू शकती। मुलगा तो मुझे देखा जाए तो मुलगा ज़्यादा इस पर मतलब लड़के को करना चाहिए, लेकिन नहीं करते गाँव के लड़के। जी जो लड़कियां हैं जो अभी बच चुकी हैं, मैं बच चुकी हैं इसलिए यूज़ कर रहा हूं कि हमारे समाज में संस्कार के नाम पर अत्याचार अन्याय सहन करती है लड़कियां, और करने के बाद वो भी करती है अन्याय दूसरों के पास। मैं ये बात पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे आसपास मैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के हम है, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे संस्कृति एक है, हमारी भाषा एक है, तमाम चीज़ें, हम सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ती हुई है। अब मैं लातूर में पढ़ाई करने आया था। लातूर भी मेरा गांव जैसा है, क्योंकि हम जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर सीखते हैं, वहीं का हम है बोलते हैं। लातूर भी मेरा गांव, महाराष्ट्र का है। मेरा आजुर बोले तो हिंदी में आजुर को क्या बोलेंगे, ननिहाल, जान लो कुछ जो भी हो। आजुर भी कर्नाटक में कहाँ से हो आप?
मैं कर्नाटक में बीदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बीदर में कहाँ से? भालकी तालुके से। भालकी तालुके में काकना नामक गांव है। इधर एक गांव है ना मुरुड करके कुछ, कौन सा? चौंडी मुरुड ऐसा कुछ है क्या? सांडेश्वर मुरुड, चांदेश्वर है एक, तो मुझे मालूम नहीं। तो वही बात है। हाँ, हम सबको लड़ाई लड़नी है, बहुत सारी समस्याएं हैं और तमाम तरीके राजनेता हो, लोग हो, तमाम अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और तमाम राजनीति पर ही बात नहीं कर रहे, तमाम चीज़ें। बाकी दूसरा, और फिर से हम अगर एक पॉइंट लें, कौन सा बच्चा है जिसको नीट जेईई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए लातूर को नहीं आना चाहिए? लातूर, कोटा या फिर दिल्ली, कोई भी जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है, नीट और जेईई, कौन से लड़के को नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए पैसा डालकर? मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको अलग सर पता हो गया, अलग पांडे, फिजिक्स वाला। जी जी। तो अगर किसी की मतलब यही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, कारण लातूर ऐसा हो गया है कि वो मतलब मुंबई जैसा हो गया है अभी जी। इतना खर्चा है इधर। आपको अगर मैं मेरा खर्चा बताऊँ ना मंथ का, तो कई लोगों की सैलरी चली जाएगी उसमें, इतना खर्चा इधर सस्टेन करने के लिए। जी बिल्कुल। मतलब एज अ इंडिपेंडेंट बोल रहा हूँ मैं, विद्यार्थियों के लिए तो कुछ नहीं, घर वाले ही देते हैं, लेकिन घर वाले भी कैसे देते हैं आपको पता है, मुझे भी पता है। जी जी। तो मुझे लगता है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ही है, मतलब आपके घर का 5-10 हज़ार ही सिर्फ ओवरऑल टर्नओवर है, तो आपको नहीं आना चाहिए लातूर में। ये चीज़ बहुत सीरियस है, इधर बहुत खर्चा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब स्कॉलरशिप एग्ज़ाम सारे इंस्टीट्यूट लेते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास हो गए तो सिर्फ रहने का इधर का खर्चा मैं आपको बताना चाहता हूँ 3,000 रुपये में हो जाएगा। मतलब मेस और खाना पीना, वो भी आपको ऐसा रहना होगा कि स्ट्रगल लाइफ जो होती है ना, कि 1,300 रुपये का रूम, 1,500 रुपये की मेस, और वो मैनेज करके रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन अच्छी है, माँ बाप सब कुछ अच्छा पैसा वगैरह कमा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको डॉक्टर बनना है, तभी आओ। घर वालों ने भेजा है तो मत आओ। डिस्ट्रैक्ट होने के इतने साधन है, आपको पता है कि आप मतलब लाइफ में उसके बाद डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगे कभी, इतने साधन लातूर में डिस्ट्रैक्ट होने के। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी देखो, मैनेज हो सके तो आना, वरना ज़रूरत नहीं है लातूर आने की। फिजिक्स वाला कर रहा है अच्छा, यूट्यूब पर भी आप पढ़ सकते हैं, और मुझे तो लगता है कि उसकी मटेरियल तो अब सब जगह है, मटेरियल मतलब एजुकेशन तो फ्री हो गया ऑनलाइन, पर अभी तो यही है। और मेरा आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने एक स्वराज्य शिक्षा अभियान चालू किया है, मैंने खुद के अकेले ही। जी। उसमें मैं क्या करता हूँ, अभी जिला परिषद के जितने भी स्कूल है वहाँ जाकर नीट JEE हो गया, आगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उनको जो मटेरियल लगने वाला है। कारण मैं गया था एक स्कूल में, अपने स्कूल में, वहाँ एक ही टीचर है जो मतलब इतना अच्छा पढ़ा रहा है। अगर उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ मैंने 8वीं 9वीं 10वीं इस क्लास में पढ़ी है ना, फाउंडेशन आपको पता था, GK लॉ, वो सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में अगर ऐसी होगी ना, तो महाराष्ट्र तो विकसित होगा ही, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में हमें फैलाना है। आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ, आप भी जाओ स्कूल में, जितना हो सके उतना उनको क्या करो कि ये ऐसा ऐसा होता है, आप इसको अप्लाई करो। तो ये चीज़ें अगर होगी, एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज हो गया, और इट्स नॉट अबाउट कि नीट JEE दो और डॉक्टर बनो, वो जो चीज़ें होती ना, आपको बताना चाहो, UPSC मतलब लॉ और जो GK, ये सारी चीज़ें, ये लाइफ मतलब इंसान को ऐसा मतलब बना देती है कि उसको आगे जाकर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और थिंकिंग भी चेंज हो जाती है। जी। खुशी के आपके लिए खुश व्यक्ति कौन है आपके हिसाब से? सफल व्यक्ति कौन है आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है जिसको घर जाने के बाद 12 बजे से पहले अच्छी नींद आए ना, वो सफल व्यक्ति है। और जो जिसके घर में जिसके माँ, जिसके पिताजी, जिसके भाई, जिसकी बहन खुश है, एक साथ है। अभी डिस्कशन चल रहा था, एक मारवाड़ी समाज का आपको सीक्रेट बताता हूँ, कितने श्रीमंत क्यों होते हैं वो आपको बताता हूँ। वो बाहर कितने भी आपको लगता है ना मारवाड़ी है, कंजूस होगा, अपने माँ बाप, भाई बहन के ऊपर वो किसी भी हद तक पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। उनको पता है जब तक घर खुश रहेगा तब तक हमारे धन दौलत में मतलब इंक्रीमेंट होती ही रहने वाली है। तो आपका घर खुश रहना चाहिए, आपकी मेंटल पीस अच्छी होनी चाहिए, और आपको एक एम होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा एम है स्वराज्य शिक्षा अभियान, मतलब मेरे लाइफ का एम ही वही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही करूँगा, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा, घर पर पैसा भेजना,
अपनी लाइफ की जो संसार चलाने की शादी सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश बदलना चाहिए, लोगों की सोच बदलनी चाहिए। यही मेरा एक एम है और देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तालुके में, जिस जिले में प्रशासन अच्छा है, मतलब वहाँ के पुलिस स्टेशन, वहाँ के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल्स जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर प्रशासन अच्छा होगा ना तो लोगों के काम अच्छे होंगे। फॉर अगर एक आप व्हाट्सएप पर, अगर पुलिस को अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे ना कि यहाँ पर एक बंदा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो 5 मिनट में पुलिस वहाँ पर जाकर पहुँचनी चाहिए। ऐसे सिस्टम कई देशों में ऐसे है भी, ऐसा कई देशों में है। उधर आप दुबई में, यूएई में जाओगे तो आपको मतलब रात के 3-4 कितने भी बजने दो, उधर सारा सेफ ही है। मतलब अगर आपने अपना आईफोन लेकर रास्ते पर रख दिया तो 4 दिन के बाद वहीं पर रहने वाला है। तो ऐसा सिस्टम है, तो भारत में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपको भारत देश में ये सिस्टम लाने के लिए सबसे बेसिक नीड क्या लगती है आपको? क्या? शिक्षा ही है सबसे बेसिक नीड। शिक्षा की ही वजह से सारी चीज़ें आगे जाकर चेंज होने वाली है। जी, शिक्षा जरूरी है। और नेताओं बोलेंगे छोड़ दो, नेता नहीं देखने भी वाले हैं। नेता का मैं आपको चीज़ बताना हूँ, ये नेता कभी भी बदलने वाले नहीं है। क्या बात, तो इतना भरोसा मत रखिए नेताओं पर। हम जैसे लोगों को ही पॉलिटिक्स में आना होगा जो कि अच्छे विचार रखते हैं, और तब जाकर ये देश बदलने वाला है। देखिए, जब भी नेता शब्द आता है हमको हंसी आ रही है या फिर हम मतलब लेकिन नेताओं का विरोध नहीं है। जिस तौर पर हम युवा है इस देश के, और युवा हम जब इस देश के बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं, क्योंकि हमें भी पढ़ाई करनी है, हमारा भी काम है, और हमें भी रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सोचने वाले व्यक्ति हैं, हम वो लोग नहीं है जो फिर दूसरों का क्या करना है, हम हमारे हिसाब से ठीक रहेंगे, पैसा कमाएंगे। सेल्फिश लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या और जो देश के लिए ऐसा नहीं होता ना, देश का क्या भी होना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद, किसी जात का धर्म का हो। और आपका धर्म भी आपको एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। आप कह रहे हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, तब भी आपको सबका सम्मान करना चाहिए। और लोकतंत्र में अगर आप किसी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो जब आपके साथ गलत होगा तो आपको भी कोई आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आप ठीक जिंदगी जीना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में बोलना, कंप्लेन करना बहुत जरूरी है। मुझे तो लगता है कि हर चीज़ में लोगों को विद्रोह करना चाहिए। जी, अगर कहीं पर अन्याय हो गया तो विद्रोह कर दो, यही मतलब मुझे लगता है। बाकी ट्यूशन एरिया के जो टीचर्स हैं उन पर आपकी राय क्या है? मतलब वो ठीक है, पढ़े लिखे हैं, क्या है मतलब आपके हिसाब से? महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कि सारे सबसे क्वालिफाइड टीचर इधर है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता था, वो अभी लातूर में ही अच्छे टीचर क्यों है इसका। आपने कभी देखा है कि आपके स्कूल के टीचर को 1 करोड़ 50 लाख ऐसा कुछ सैलरी देखी है क्या कभी? बिल्कुल नहीं देखी है। तो वहाँ के टीचर ही आपने नोटिस किए होंगे कि वो उसको उतना टर्नओवर ही नहीं है, वो स्कूल ही बंद पड़ जाएगा प्राइवेट स्कूल में अगर इतने क्वालिफाइड टीचर रखे तो। जी, तो दैट इज़ वाई लातूर में काफ़ी अच्छे टीचर्स है, और काफ़ी लातूर ट्यूशन एरिया के तो सारे मेरे दोस्त ही है अच्छे। जी, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में उन टीचर को गुलाम जैसी ट्रीटमेंट दी जाती है। जी, नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन दी जाती है। टीचर्स अच्छे होने चाहिए। और मेरी राय में बोले तो लातूर में टीचर्स बहुत अच्छे भी हैं, बहुत। इस बात को मैं मानता भी हूँ। लेकिन टीचिंग प्रोफेशन यानी कि भारत में अगर किसी को सरकारी तौर पर टीचर बनना हो तो बीएड करके टीचिंग स्किल्स में वो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स देकर टीचर बनना होता है। ये लोग मतलब सम्मान के साथ ही ये लोग इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के स्किल में एक्सपीरियंस के साथ सब लोग सीखते हैं, और क्लास में एक्सपीरियंस वाले को ही भेजते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट की यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा कि जो लोग डाउट सेशन में बिठा देते हैं सबसे पहले, बाद में ही जो उनको पढ़ाना आता है उनको ही भेजते हैं। लेकिन फिर भी तमाम तारीफों के बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि डिग्री वाले लोग जिन लोगों ने टीचिंग स्किल्स पर, बच्चों के साइकोलॉजी पर ठीक से नहीं विचार किया है, वो लोग सही नहीं पढ़ा पाएंगे, चाहे वो कितने भी अच्छे सवाल सॉल्व किए हो, कोई भी अच्छे एग्जाम क्रैक किए हो। अगर बच्चों की साइकोलॉजी नहीं मालूम है, बच्चों को नहीं समझ आता है, तो समझ नहीं आता है। इस बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर बनने के लिए, सरकारी टीचर बनने के लिए एक यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम होनी चाहिए। मतलब ओवरऑल
ऐसी एग्ज़ाम होगी तो अच्छा होगा, उसको क्वालिफिकेशन पता चल जाएगा। कारण आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी अगर बीएड वगैरह कंप्लीट कर कर, ऐसा नहीं है कि उसको टीचिंग अच्छी ही आने वाली है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी करने के बाद अभी आने वाली, लेकिन उसका जो नॉलेज बढ़ने वाला है जी। तो उसकी थिंकिंग भी चेंज होगी और ये सारी चीज़ें। लेकिन उस लेवल की एग्ज़ाम होनी चाहिए, तब जाकर सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल में उसको ये होना। अभी अरविंद केजरीवाल आपको पता होगा शायद, उन्होंने अपने सरकारी स्कूल वालों को लंदन में भेजा था शायद उनको एजुकेट करने के लिए। जी जी हाँ, तो ये ऐसा बात सही कुछ अगर होगा तो अच्छा लगता है। मतलब अरविंद केजरीवाल के कुछ कुछ पॉइंट मुझे अच्छे नहीं लगते। दिल्ली में चुनाव हो रहा है। हो तो रहा है लेकिन मतलब मुझे एक वही अच्छा लगा स्कूल का, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है उनके बारे में ज़्यादा। जी जी, पता नहीं है, और नहीं पता हो तो नहीं पता बोलना चाहिए, बात सही भी है। तो यही बात है, विश्वजीत जी के साथ हमने इतनी सारी बातें की, बहुत सारी बातें सहमति असहमति आपने देखा। ट्यूशन एरिया लातूर पर बात करा, ये लोग भी ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, आगे करेंगे इस बधाई के साथ। आपको कैसा लगा चैनल? ये पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ।